बिहार टॉपर सीरीज के एक और महत्वपूर्ण वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए इस चैनल पे बिहार टॉपर सीरीज का संचालन किया जा रहा है और इस सीरीज के अंतर्गत डेली इवनिंग में आपके लिए एक नया वीडियो क्लास अपडेट कर दिया जाता है। तो वर्तमान में हम लोग आपके विज्ञान के सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट अर्थात कि नए मॉडल पेपर जो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए साइंस का मॉडल पेपर लॉन्च हुआ है उसी मॉडल पेपर को लेकर विस्तार से समझ रहे हैं। तो ध्यान से यहाँ से क्लास करने के लिए आप भी तैयार हो जाइए। डेली अगर क्लास आपको ज्वाइन करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एग्जाम तक, और जो भी महत्वपूर्ण क्लास आ रहा है सभी महत्वपूर्ण क्लास अगर आप कर लेंगे तो इससे बाहर कोई एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि सभी विषय के हम लोग प्रश्न पत्र और सभी विषय के मॉडल पेपर की चर्चा कर रहे हैं। इस मॉडल पेपर में उन्हीं प्रश्नों का हम लोग समावेशन कर रहे हैं जिनकी पूछे जाने की संभावना इस साल की बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा है। जो आपने सामने अभी मॉडल पेपर देख रहे हैं इसकी चर्चा हम लोग कल के ही क्लास में किए थे। जो शुरू से 1 से लेकर 40 प्रश्न है इसको हम लोग समझ चुके हैं कि कौन सा आंसर होगा और क्यों होगा, पूरा विस्तार से मैं आपको कल समझाया था। तो अगर आप कल का क्लासेस नहीं देखे होंगे तो देखिए, आप कोई भी क्लासेस बिहार टॉपर सीरीज का देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में बिहार टॉपर सीरीज 2023 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां से आप एक एक वीडियो क्लास देख सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज के अगर जो छात्र छात्राएं सभी वीडियो क्लास को देखकर जाएंगे, कॉपी बनाकर एक एक प्रश्न को याद करके जाएंगे, एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न मिलेगा। क्योंकि हम लोग सिर्फ संभावित और गेस प्रश्न जो है जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है उन्हीं प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। जो भी महत्वपूर्ण क्लास आप देख रहे हैं 1 से 40 तक अगर आप क्लास नहीं देखे होंगे तो ये क्लास जैसे ही खत्म होगा उसके बाद मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी का लिंक दे दूंगा जो कल क्लास हुआ था, वहां से आप देखकर जरूर इस सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। आज चलिए सीधे उम्मीद कर रहा हूं आप तैयार करके आए होंगे साइंस को, क्योंकि आप जानते हैं कल हम 40 प्रश्न की चर्चा किए थे, तो आज 41 से लेकर 80 तक के प्रश्न को समाप्त करेंगे आज के क्लास में। तो एक एक प्रश्न का सही और सटीक उत्तर आप भी कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। नहीं मालूम होगा तो मैं सही उत्तर बताऊंगा, उसे याद कर लेंगे, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न टकराएगा। और ये जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं 1 से 40 तक इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अगर देखना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नीचे डिस्क्रिप्शन होता है उसमें मैं दे दिया हूं, वहां से देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 41 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जल्दी जल्दी आंसर देने का प्रयास कीजिए। नहीं मालूम है तो मैं सही आंसर बताऊंगा, उसे याद करते चलिएगा। है प्रश्न आपसे कि निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। जल्दी से सभी विद्यार्थी जितने भी छात्र छात्राएं क्लास को देख रहे हैं जल्दी से आंसर दीजिए। कभी भी आप क्लास को देखें आंसर सोचने का प्रयास कीजिएगा। नहीं मालूम होगा तो मैं सही आंसर आपको बताऊंगा, तो उसे याद करते चलेंगे। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है आज का। ऐसे 41 नंबर प्रश्न है, क्योंकि 1 से लेकर 40 तक की चर्चा हम लोग कल के क्लास में किए थे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूं, वहां से जाकर सभी क्लास आप पीछे का देख सकते हैं। क्या प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो भी विद्यार्थी 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर कमेंट किए हैं कि गुरुजी ऑप्शन ए आपका चला आंसर बिल्कुल सही है, सोना। सोना पे आप जानते हैं कि वायु का प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए इसकी हम लोग गहना वगैरह बनाते हैं। क्योंकि सोना का आप जानते हैं संक्षारण भी नहीं होता, इस पर जंग भी नहीं लगता, अर्थात कि इसे खुला में छोड़ देंगे तो इससे वायु से अभिक्रिया नहीं करता। वहीं पर आप जानते हैं सोडियम को तो हम लोग वायु में खुला छोड़ भी नहीं सकते हैं। लोहा पे भी जंग लग जाता है, तांबा पर भी हरे कलर का जंग लग जाता है। तो यही यहाँ पे प्रश्न पूछा था कि कौन वायु से अभिक्रिया नहीं करेगा, वायु में खुला छोड़ देंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया सर ऑप्शन ए। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, पूरा डिटेल में समझते चलिएगा। 42 नंबर प्रश्न, जल्दी से सभी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। नहीं मालूम है तो सभी प्रश्न का आंसर मैं बता रहा हूं, याद करते चलेंगे। देखिए इधर ज्यादातर आपसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्न मिलेगा, क्योंकि शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो ऊपर आपसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के काफी प्रश्न की हम लोग चर्चा कर लिए 1 से 40 तक। 42 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। अर्थात कि कौन सा विलयन का मान, पीएच मान अगर हम चेक करेंगे जो ऑप्शन दिया रहेगा वो ऑप्शन के अनुसार कौन क्षारक विलयन का मान होगा। तो अगर ये क्लास आप डेली करते होंगे बिहार टॉपर सीरीज का तो मैं आपको डिटेल में प्रश्न सिखा चुका हूं। ऐसा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएगा, देखते देखते आपको ऑप्शन डी सही कर देना है 42 नंबर प्रश्न का। मैं आपको बताता हूं हमेशा कि पीएच स्केल का मान याद रखिएगा। पीएच स्केल पे क्या होता है कि जो 0 पर होगा अर्थात कि जो 7 होगा, इसमें बीच में 7 आता है, उदासीन होता है। और 7 से कम तो अम्लीय, 7 से अधिक तो क्षारीय। तो कौन सा इसमें क्षारक, देखिए 2 क्या है तो अम्लीयता का मान है, 6 अम्लीयता का मान है, 7 उदासीनी है, तो 13 ही 7 से अधिक है तो यही क्षारीय हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं सर 43 नंबर प्रश्न। करे वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। जो आधुनिक आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते
पढ़ते हैं उसमें वर्ग 1 के तत्व को क्या कहा जाता है। ऑप्शन से आपके संक्रमण तत्व की क्षार धातुएं की क्षारीय मृदा धातुएं की लेंथनाइड्स। जल्दी से बताएंगे आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 43। जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है ए बी सी डी उसको कमेंट करते चलिए। चलिए देखते हैं कौन विद्यार्थी इसका सबसे पहले सही आंसर दे पाता है। 43 का सही आंसर क्या होगा। जो भी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर 43 का सही आंसर है ऑप्शन बी क्षार धातु, आपका चला आंसर बिल्कुल सही, आप तूफानी लाल बन चुके हैं। वर्ग 1 में किसको रखा गया है, क्षार धातुओं को। चलिए आगे बढ़ेंगे सर 44 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है। अधातु के ऑक्साइड जो हैं वो जल में घुलकर क्या बनाते हैं, अम्ल की, क्षार की, लौन की, कोई नहीं। प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है। जल्दी से सही और सटीक उत्तर कमेंट कीजिए। नहीं मालूम है तो मैं बोल रहा हूं अंतिम समय में अंतिम गेस प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इसका सही और सटीक उत्तर याद करते चलेंगे कि अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं सर, अम्ल बनाते हैं। काफी शानदार, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 44 का। क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। ऑक्साइड अम्लीय होते हैं तो अम्ल बनाएंगे, और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न करे बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। जल्दी से आंसर ए बी सी डी जो आपको सही लग रहा है कमेंट कर दीजिए सभी छात्र एक साथ कि बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो आपके मैग्नीशियम का, कि सोडियम का, कि अल्युमिनियम का, कि बोरियम का। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में सभी को देना है। तो जानते हैं, कहिएगा सर बउआ टाइप प्रश्न है, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी सही आंसर कर देना, इसमें कुछ समझने की आवश्यकता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न। काफी शानदार प्रश्न आ गया आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से। कह रहा है सर कि एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है। एथेनॉल जो है वो सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, कि O2 बनाएगा, कि N2 बनाएगा, कि CO2 बनाएगा। चारों ऑप्शंस आपके सामने है। जल्दी से सही और सटीक उत्तर कमेंट कीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सब सीधे सीधे पेपर में सभी प्रश्न आएंगे। जल्दी से बताइए एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है। 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए पे ही दिया गया है, H2। क्या बनाता है, H2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एथेनॉल के बारे में अगर आप जानते होंगे तो आप कहिएगा सर, ये रिएक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूं, देखिए आप पढ़े होंगे जरूर कार्बन इट्स कंपाउंड में C2H5OH और Na मिलकर क्या बनाते हैं, तो C2H5ONa और आपका H2। तो यही पूछा था कि कौन सा गैस बनता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा गैस बन रहा है, H2 हाइड्रोजन गैस बन रहा है। अर्थात कि यहाँ पे हमने क्या लिख दिया कि एथेनॉल है, एल्कोहल है। एथेनॉल अर्थात कि एल्कोहल है, ये सोडियम से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे सोडियम एथोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। सोडियम एथोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। काफी शानदार। इसी तरह आपको आंसर देते रहना है कमेंट बॉक्स में, और जो भी प्रश्न का आंसर आपका गलत होता है तो याद करते चलिए। एग्जाम तक आपका इतना प्रश्न का मैं अभ्यास करा दूंगा कि एग्जाम में आपको किसी भी विषय में एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे सर 47 नंबर प्रश्न। कह रहा है प्रश्न आपसे कि सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है। जल्दी से सभी विद्यार्थी बताएंगे कि सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शंस आपके सामने है, यहाँ पे देखिए इसमें से कौन सूत्र आपको लग रहा है कि सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र है। तो 47 नंबर प्रश्न अगर ध्यान से आप देखिए ए बी सी डी कौन सा आपको सही लग रहा है, बेझिझक होकर यहाँ पे कमेंट कीजिए। यहाँ पे आप गलती करेंगे तो सुधार का यहाँ पे मौका है, मैं सही उत्तर बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आपको कोई भी प्रश्न गलत नहीं करना है। तो सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र सर Na2ZnO2 होता है। याद रखेंगे आज से, Na2ZnO2 होता है, तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है 47 का। काफी शानदार। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं, पूरे प्रश्न का अभी तक सही से उत्तर देते आए हैं। नीचे आपको बता रहा है जैसे ही क्लास खत्म हुआ कि 40 में कितना प्रश्न आपका सही हुआ। कल के क्लास में मैं देख रहा था काफी विद्यार्थी कमेंट किए थे अपने नाम के साथ कि 38 नंबर सही हुआ। काफी अगर समझे आपका 38 यहाँ पे सही कर देना है तो एग्जाम में 40 में 40 ऑब्जेक्टिव आपका सही होगा। काफी विद्यार्थी 39 तक सही किए थे। तो आपका अगर मान लीजिए इतना नहीं सही होता है तो चिंता लेने की कोई बात नहीं है, इसलिए तो इतना पहले क्लासेस कराया जा रहा है ताकि सभी प्रश्न को देखकर आपको याद कर लेना है। 48 नंबर प्रश्न कर रहा है अक्रिय तत्व कौन है। इसलिए मैं बोलता हूं डेली क्लास कीजिए। अक्रिय
अक्रिय तत्व के बारे में पीछे आपको विस्तार से जानकारी दे चुका हूं कि अक्रिय तत्व क्या होता है, क्यों होता है। अगर आप क्लास में होंगे, अगर डेली बिहार टॉपर सीरीज के शाम में इस चैनल पे जो क्लास है उसे आप करते होंगे तो आपसे कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए बताएंगे सभी विद्यार्थी कि अक्रिय तत्व कौन सा है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 48 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी 48 का ऑप्शन बी कमेंट किया है। ऐसे आपको 48 लिखना है और ऑप्शन बी लिख दीजिए, इससे पता चलेगा हमें भी कि आप इसी प्रश्न का आंसर दे रहे हैं। तो ऑप्शन बी जिन छात्र छात्राओं का आ रहा है आपका आंसर बिल्कुल सही। आप तूफानी लाल बन चुके हैं, तूफान मचाएंगे इस साल एग्जाम में। ऑप्शन बी HE सही आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं अक्रिय तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस अर्थात कि नोबेल गैस। यही जो HE है इसका 2 है तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो बाह्यतम कोश होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रहते हैं, इसलिए अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। आगे बढ़ेंगे 49 नंबर प्रश्न। सिरिका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये बउआ टाइप प्रश्न है, 10th का छोटा बच्चा भी इसका सही आंसर देगा कि सिरिका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। गंधक अम्ल की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, फॉर्मिक अम्ल की, एसिटिक अम्ल। जल्दी से बताइए चारों में से क्या होगा सही उत्तर कि सिरिका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जो भी छात्र छात्राएं कमेंट करें कि सर ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल पाया जाता है, आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। फॉर्मिक अम्ल तो चींटी के डंक में, याद रखेंगे फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, चींटी के डंक में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है सीएनजी का पूरा नाम क्या है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है, 50 नंबर प्रश्न आपसे यही पूछा गया है। ऑप्शंस सर आपके सामने है, द्रवित पेट्रोलियम गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस या बायोगैस या इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड का मतलब संपीड़ित, किसी को दबा रहे हैं तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे सर 50 का। बढ़ते हैं सर 51 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है। देखिए कल मैं कितना विस्तार से कल के क्लास में मैं आपको जानकारी दिया था, इसमें मैं बताता हूं कि डेली क्लासेज कीजिए। इसमें कौन सहसंयोजी यौगिक है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो मैं हम लोग कल चर्चा कर रहे थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, पूरा हम लोग विस्तार से कल समझे थे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है CH4 है, CH2 नहीं, यहाँ पे क्या है ऑप्शन CH4 है, यही है सहसंयोजी यौगिक। तो ऑप्शन है मेथेन जिसे हम लोग बोलते हैं। तो यही सही आंसर कर देंगे 51 का। आगे बढ़ते हैं सर 52 नंबर प्रश्न कह रहे हैं मानव के बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। कहां से प्रश्न आ रहा है, कहिएगा सर बायोलॉजी से प्रश्न शुरू हो गया, बिल्कुल सही। मानव के बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन है, सेरिब्रम है कि सेरिब्लेम है कि स्पाइनल कॉर्ड है कि हाइपोथैलेमस है। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा 52 का। मानव के बुद्धि और चतुराई का केंद्र, सीधे सीधे प्रश्न इस साल पूछे जाने की संभावना इसका सबसे ज्यादा है क्योंकि हम लोग 100% गेस प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। तो सेरिब्रम ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न की बात करें तो काफी शानदार प्रश्न है बायोलॉजी का। कह रहा है किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। किशोरा अवस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, अंकुरन की, प्यूबर्टी की, विभिन्नता की, कोई नहीं। तो आप जानते हैं किशोरा अवस्था में होने वाले परिवर्तन को हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं, नहीं जानते होंगे तो याद कर लेंगे, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अंकुरन तो आप समझ रहे हैं, जो छोटे छोटे जैसे चना का अंकुरित होना उसे अंकुरन बोलते हैं। विभिन्नता तो जो हर जगह कोई अलग अलग है, अलग अलग दिखाई दे रहा है, विविधता। प्यूबर्टी क्या है, तो किशोरावस्था में होने वाला परिवर्तन। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। कीट का पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, समजात अंग है कि अवशेषी है कि समवृत्ति है कि इनमें से कोई नहीं। क्या आपको सही उत्तर लग रहा है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। डेली इवनिंग में चैनल पे चले आना है, सब्सक्राइब करके रखिए या टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, वहां पे सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके लिए सेंड कर दिया जाता है। तो कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख समजात अंग के उदाहरण है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे गुरुजी 54 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ेंगे सर 55 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन कहां पाया जाता है, प्रश्न आपसे यही पूछा गया है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है, मैथ है नहीं कि ज्यादा आप देखिए, मैथ का क्लास होता है मैं खुद आपको पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। ये तो साइंस है और इसमें भी अगर जो समझने वाला चीज है, कल के क्लास में आ रहा था फिजिक्स का कोई फार्मूला, केमिस्ट्री में संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो मैंने आपको डिटेल में समझाया। तो बायोलॉजी है, इसमें क्या है कि सीधे सीधे आप कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं। तो जो भी आपको उत्तर सही लग रहा है उसे कमेंट कर दीजिए, जो भी आपको डाउट लग रहा है कि हाँ मेरा उत्तर गलत है तो मैं सही उत्तर जो बता रहा हूं उसे याद करते चलिएगा। नेफ्रॉन पाया जाता है, काफी हमारे विद्यार्थी कमेंट कर चुके हैं कि
गुरुजी 55 का सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रिक में। आपका चला आंसर बिल्कुल सही है, ब्रिक में। चलिए आगे बढ़ते हैं सर 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न है, ईस्ट में जनन होता है। ईस्ट में कौन सा जनन होता है, यही पूछा जा रहा है कि ईस्ट में ठीक है अलैंगिक जनन होता है, लेकिन अलैंगिक जनन की कौन सा विधि ईस्ट में पाया जाता है। ऑप्शंस आपके मोबाइल स्क्रीन पे है, जाइगोट द्वारा कि बीजाणु जनन द्वारा कि विखंडन द्वारा कि मुकुलन द्वारा। तो आप जानते हैं ईस्ट में किसके द्वारा होगा, तो पहले आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। कभी भी क्लास को देखें यही होता है, इससे दो फायदा हो रहा है। देखिए क्लास एक तो आपका स्वमूल्यांकन हो रहा है कि आपकी तैयारी किस स्तर की है, और उसके साथ साथ दूसरा बेनिफिट कि आपको अगर नहीं उत्तर मालूम है तो सही उत्तर आप याद कर रहे हैं, तो आपसे इसमें तो एग्जाम में आएगा तो वहां पे आपको थोड़ा भी नहीं सोचना है, यहीं सीधे सीधे कलर करके चले आना है ओएमआर सीट पे। तो ईस्ट में जनन होता है, कौन सा जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा। मैं लिख दिया यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर है। 57 नंबर प्रश्न, आज भी आपको 40 में से कम 35 प्लस सही करके जाना है। कर यूरिया का निर्माण होता है, का निर्माण कहाँ होता है, प्रश्न आपसे यही पूछा गया है, किडनी में कि यकृत में कि अमाशय में कि अग्नाशय में। तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है सर, यकृत में। याद रखेंगे ऑप्शन बी गुरुजी सही आंसर हो जाएगा 57 का। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो लॉजिकल प्रश्न है, सीधे सीधे आप सही आंसर देने की स्थिति में होंगे कि विटामिन है कि खनिज है कि पोषक तत्व की, इनमें से सभी। तो कहिएगा सर शरीर के लिए विटामिन भी आवश्यक है, खनिज भी आवश्यक है, पोषक तत्व भी चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन डी इसलिए सेट किया गया है। तो आपका अगर ऑप्शन डी आप कमेंट किए तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर प्रश्न, कह रहा है ऑक्सीजन का वाहक कौन है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है, इसमें से WBC है कि लसिका है कि RBC है कि इनमें से कोई नहीं है। जल्दी से सही आंसर देंगे सभी विद्यार्थी कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो आप जानते हैं रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन का वाहक होते हैं। तो ऑप्शन सी अर्थात कि लाल रक्त कोशिका का या लाल रक्त कण, तो RBC रेड ब्लड सेल ऑप्शन सी पे दिया गया था। तो यही आपको सही आंसर कर देना है। सीधे सीधे प्रश्न आएगा, बायोलॉजी के प्रश्न याद करते चलिएगा। कह रहा है घटपर्णी का उदाहरण है। घटपर्णी का उदाहरण किसका उदाहरण है, यही पूछा जा रहा है। तो घटपर्णी जो है एक कीट भक्षी पादप है अर्थात कि पौधा है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 60 का। तो इसमें कुछ समझने की चीज नहीं है, सीधे सीधे याद रखेंगे घटपर्णी तो कीट भक्षी पादप। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर प्रश्न, कह रहा है सर तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक हैं। तापमान, टेम्परेचर, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक हैं। जैविक हैं कि भौतिक हैं कि मृदीय हैं कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 61 का। जो भी छात्र छात्राएं कमेंट किए हैं कि सर जी ऑप्शन बी भौतिक कारक हैं, आपका चला आंसर बिल्कुल सही। आप तूफानी लाल बन चुके हैं, एग्जाम में विज्ञान में आप तूफान मचा कर आएंगे। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर प्रश्न, कह रहे कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। जल्दी से बताएंगे सभी विद्यार्थी कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। डायरिया की, निमोनिया की, मलेरिया की, मधुमेह। जल्दी से सही उत्तर कमेंट कीजिए ABCD कौन सा सही उत्तर होगा 62 नंबर प्रश्न का। तो ध्यान से देखेंगे तो निमोनिया, श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाली बीमारी क्या है, निमोनिया। तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 62 का। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं सर 63 नंबर प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, कौन संवहन ऊतक है। तो आप पढ़ते हैं फ्लोएम और जाइलम दोनों संवहन ऊतक है। तो ऑप्शन डी, बी और सी दोनों सही आंसर कर देंगे 63 का। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर आप समझ रहे हैं इन सभी प्रश्नों को। चलिए आगे बढ़ते हैं सर 64 नंबर प्रश्न, कह रहा है जैव विविधता की विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल इसमें से कौन है। फसल क्षेत्र की, नदी तट की, समुद्र तट की, वन। तो अगर जैव विविधता वाला चैप्टर आप पढ़े होंगे तो कहेगा वन, बिल्कुल सही ऑप्शन डी। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल वन है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न सभी देखिए VVI प्रश्न आ रहा है इस साल के, सीधे सीधे सभी प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम में। इसलिए जो भी बिहार टॉपर सीरीज का क्लास आ रहा है डेली शाम में इस चैनल पे आके क्लास कीजिए, आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा। कह रहा है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। साइटोकाइनिन जो पादप हार्मोन है किसमें सहायक है, प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि में, या तन्ने की वृद्धि के लिए, या पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, या इनमें से सभी। तो अगर ध्यान से आप ऑप्शन में पढ़ा था सुन रहे होंगे तो कहिएगा सर ऑप्शन डी बिल्कुल सही। साइटोकाइनिन जो है प्ररोह के अग्रभाग के लंबाई की वृद्धि में, तन्ने की वृद्धि के लिए,
पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए सभी के लिए उत्तरदायी है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न कर रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है। तो 66 नंबर प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं मालूम है तो याद रखेंगे अनुमस्तिष्क सर, तो ऑप्शन सी सही आंसर याद कर लेंगे 66 का। काफी शानदार। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं शुरू से अंत तक आते हैं और डेली क्लास को करते हैं। जो साथ साथ ना डेली क्लास को करेंगे, बिहार टॉपर सीट की कोई भी क्लास मिस नहीं करना है। एग्जाम में इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। 67 नंबर प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। ये भी मैं आपको पहले सिखा चुका हूं कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया है। तो यूरिया का सूत्र देखिए NH2CuNH2 दिया गया है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आपको मैं पहले भी बताया था कि ये प्रश्न देखिए काफी रिपीट करेगा और ये प्रश्न एग्जाम में भी आने की संभावना है। आपको याद रखना है कि 1828 ईस्वी में बर्जिलियस का शिष्य था जिसका नाम था फ्रेडरिक ओहर। उसने आपके अमोनियम साइनाइड अर्थात कि NH4CNO को गर्म किया तो उसको क्या मिल गया NH2CuNH2 अर्थात कि यूरिया। तो प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक बन गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है। संयोजन क्रिया से, कि प्रकाश संश्लेषण से, कि अपघटन से, कि इनमें से कोई नहीं। जो भी उत्तर आपको सही लग रहा है जल्दी से सही उत्तर कमेंट कीजिए। नहीं मालूम है तो याद रखेंगे सर प्रकाश संश्लेषण से। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण क्रिया से बना रहता है। आप जानते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का संतुलन हम लोग ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा तो पेड़ पौधे क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग से ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो इससे ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो आप पढ़ते हैं ओजोन का क्या होता है O3, तो एक अणु में कितने परमाणु, 3। बउआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन सी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न कह रहा है हीमोग्लोबिन, कोई कमेंट में इधर उधर की बात नहीं, सीधे सीधे प्रश्न और उत्तर पे फोकस रहिए क्योंकि आप जानते हैं खुद एग्जाम में कम समय है। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो एनीमिया। क्या होगा सर जी, एनीमिया। रक्त में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है तो याद रखेंगे एनीमिया होता है, और इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। तो ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। फिलहाल 70 का हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे सर 71 नंबर अर्थात कि 71 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न मैं कई बार आपको रटा चुका हूं कि ये बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा, गलत नहीं करना है। कह रहा है रेजिन एवं गोंद कहां संचित रहता है। रेजिन और गोंद कहाँ संचित रहते हैं, फ्लोयम में, कि कल्टेक्स में, कि छाल में, कि पुराने जाइलम में। 71 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। तो 71 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुराने जाइलम में। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी आपको सही उत्तर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं सर 72 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसे रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न का अभ्यास हो रहा है इस क्लास के माध्यम से, तो एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, सभी प्रश्न का उत्तर दीजिए। नहीं मालूम है तो याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न टकराएगा। निम्नलिखित में से किसे रक्त बैंक के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने है। इसमें किसे हम लोग रक्त बैंक के भी नाम से जानते हैं, यकृत को, कि पलीहा को, कि मज्जा को, कि इनमें से कोई नहीं। प्रश्न यही पूछा जा रहा है सर। तो 72 का सही आंसर है ऑप्शन बी, पलीहा को हम लोग ब्लड बैंक अर्थात कि रक्त बैंक के नाम से भी जानते हैं। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर प्रश्न कह रहा है हृदय के बेस्मों का शिथिलन क्या कहलाता है। हृदय के बेस्मों का शिथिलन क्या कहलाता है। देखिए एग्जाम में भी आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेगा। देखिए सिर्फ बायोलॉजी से और केमिस्ट्री से प्रश्न मिल रहा है। कल की क्लास में जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं वहां से जाकर क्लास खत्म होगा तो देख लीजिएगा क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। उसमें सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री से प्रश्न मिला था, अर्थात कि आपके पूरे समझिए पूरा विज्ञान का आपका रिवीजन हो गया अगर कल का क्लास और आज का क्लास आप देख लेते हैं तो। कह रहा है हृदय के बेस्मों का शिथिलन क्या कहलाता है सर। तो जो भी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि ऑप्शन बी सर इसका सही आंसर है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, डायस्टोल। आगे बढ़ेंगे सर 74 नंबर प्रश्न। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है।
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहां से स्रावित होता है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का देखते देखते आपको आंसर कमेंट कर देना चाहिए। ऑप्शन है जैसे ही पढ़ेंगे इसको कमेंट कर देना, नीचे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में पाया जाने वाला एक प्रमुख नर हार्मोन होता है और ये वृषण से स्रावित होता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे सर 75 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रश्न आपसे, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में जो विभिन्न जैविक कार्य संचालित होती है उसका नियंत्रण किससे होता है? तंत्रिका से कि रसायन से कि तंत्रिका एवं रसायन दोनों से कि किसी से नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही उत्तर? तो आप पढ़े होंगे कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण तंत्रिका और रसायन से होता है, इसलिए ऑप्शन सी पे दोनों दिया गया था, तंत्रिका और रसायन दोनों द्वारा। तो ऑप्शन सी सही आंसर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं गुरुजी 76 नंबर प्रश्न कह रहा है पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? ऑप्शंस आपके सामने है, आपको बताना है कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। ऑक्सिन के कारण कि जिब्रेलिन के कारण, साइटोकाइनिन के कारण कि एब्सिसिक अम्ल के कारण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी पे मिल गया। ऑप्शन पढ़ते जाइए, जो भी आपको सही उत्तर लगता है कमेंट करेंगे, नहीं मालूम है तो याद रखेंगे 76 का ऑप्शन डी एब्सिसिक अम्ल। चलिए, पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक अम्ल हार्मोन पे डिपेंड करता है। 77 नंबर प्रश्न है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में फ्लोएम किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो भोजन के संवहन के लिए आश्रय जाइए फ्लोएम, और जल के संवहन के लिए क्या होता है? जाइलम। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 77 का। आगे बढ़ते हैं सर 78 नंबर प्रश्न कह रहा है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? बउआ टाइप प्रश्न है, छोटा बउआ आप होंगे तब इसको याद किए होंगे कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32। ऑप्शन सी सही आंसर देखते देखते कर देना है। देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा है। आगे बढ़ते हैं 79 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? आपको बताना है कि इसमें से नर युग्मक कौन है। ऑप्शंस चारों आपके सामने है, जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि नर युग्मक इसमें से कौन है। ऑप्शंस चारों आपके सामने है। आप जानते हैं नर युग्मक शुक्राणु है इसमें, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। बाकी सभी मादा जनन तंत्र का भाग है, अंडाणु, योनि, फैलोपियन नलिका, ये सभी मादा जनन तंत्र का भाग है। शुक्राणु क्या है? नर जनन तंत्र का, तो यही नर युग्मक है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 79 का। 80 नंबर प्रश्न है जिब्रेलिन क्या है? आपसे पूछ रहा है कि जिब्रेलिन जो है वो क्या है। आपको इसका सही उत्तर कमेंट करना है कि जिब्रेलिन क्या है। तो एक हार्मोन है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 80 का। ये प्रश्न यहां से समाप्त हुआ। अब नीचे देखिए यहां से सब्जेक्टिव प्रश्न की शुरुआत हो रहा है। आज के टेस्ट में आपका 40 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ? कल का क्लास आप छोड़े होंगे तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा। लेकिन आज के क्लास में आपने 40 में से कुल कितना सही से प्रश्न का जवाब दिया, नीचे अपने नाम के साथ जरूर बताइएगा। फिर कल इवनिंग में मिलेंगे आपके किसी और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए किसी अन्य महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर सभी क्लास देखकर खूब रिवीजन कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।